चलिए तो फिर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर नंबर 5 हमारे सामने है और शुरुआत कर रहे हैं हम एग्जाम्पल 12.6 से। उम्मीद है कि इससे पहले के जो लेक्चर हैं आपने अच्छी तरह से देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। फिलहाल एग्जाम्पल 26 को हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग द लेंथ एल। एक वायर है हमारे पास किसी दिए गए मटेरियल की, वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एनीथिंग, ठीक है, एल्युमिनियम भी हो सकता है। तो एक वायर है गिवन मटेरियल की जिसकी लंबाई कितनी है, एल है। इस वायर की लेंथ है एल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये हमें दे रखा है कितना, ए। तो मैंने आपको कई बार पहले भी समझाया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। मान लो कि ये वायर है, तो ये जो दिखाई देता है हमें, इसी को हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आमतौर पर ये कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, क्योंकि ज़्यादातर वायर कैसी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती है। तो एक वायर है जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला, ये कितना है, ए है, ठीक है। आगे लिखा है कि रेजिस्टेंस इज 4 ओम। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 4 ओम। क्लियर। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। एक दूसरी वायर भी है, सेम मटेरियल, जिस मटेरियल की वायर ये थी उसी मटेरियल की दूसरी वायर भी है, हैविंग द लेंथ l/2। लेकिन उस वायर की जो लेंथ है ना वो l/2 है। उसको मैं किसी दूसरे कलर से बनाता हूँ। ये दूसरी वायर है, इस वायर की लंबाई पहले वाली वायर की लंबाई की आधी है। इसकी लंबाई l थी, लेकिन जो दूसरी वायर है उसकी लंबाई है l/2, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2a। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a है, यानी कि पहले वाली वायर का क्या है, डबल है। पहले वाली वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, a था। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, 2a। ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर से देखिए, इसकी बात कर रहे हैं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। पहले वाली वायर का a था, लेकिन जो दूसरी वायर है उसका जो है वो 2a है। तो इसका मतलब इन दोनों वायर की लंबाई भी अलग अलग है, इनकी मोटाई भी अलग अलग है, क्योंकि इसका एरिया a है, उसका एरिया क्या है, 2a। इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, लेकिन इस वाली वायर का रेजिस्टेंस शायद हमें निकालना है। लिखा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। इस वायर का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। इस वायर के रेजिस्टेंस को अगर हम R2 मान लें तो वो हमें निकालना है, ठीक है। लेकिन पहले वाली वायर का रेजिस्टेंस जो कि हमने R1 माना हुआ है वो दे रखा है 4 ओम। अब बड़े ध्यान से आप ये समझने की कोशिश करिए कि इन दोनों वायर में कौन सी चीज सेम है। ये देखो, ये सेम, क्या सेम मटेरियल। ये वाली वायर और ये वाली वायर दोनों सेम मटेरियल की है। तो ये बात ध्यान देने वाली है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब दो वायर सेम मटेरियल की होती हैं तो उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो सेम होती है। अगर इस वायर की रेजिस्टिविटी को हम रो ले लेते हैं, रो, रेजिस्टिविटी को हम रो से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस वायर की भी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 चीजों के ऊपर बात हो रही है, वायर की लंबाई, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर की रेजिस्टिविटी और वायर का रेजिस्टेंस। तो हमें ये बताया गया था कि 2 वायर है, दोनों का मटेरियल सेम है, तो उससे पता चलता है कि उनकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन पहले वायर की लंबाई l है, दूसरी वायर की लंबाई l/2 है। इसी तरह से पहली वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और दूसरी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 2 है, यानी कि इसका डबल है। इसीलिए मैंने इस वाले तार को मोटा बनाया है। लंबाई आधी है, इसलिए इस वायर को उससे आधा बना दिया है। इस वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है और इस वाली वायर का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो मेरे ख्याल से आप सवाल में दी गई डिटेल्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम सवाल को शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली वायर लेते हैं और उसके लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, R1 = रो L1/A1, ठीक है। और दूसरी वायर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे R2 = रो L2/A2। तो आपको पहली बात तो ये फार्मूला अच्छी तरह से पता ही होगा, क्योंकि आपने इससे पीछे के लेक्चर देख रखे हैं। रेजिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला होता है रो L/A। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। लेकिन रो जो है रेजिस्टिविटी पे मैंने ना तो यहाँ पे 1 लगाया
ना यहाँ पे 2 लगाया। इसकी वजह क्या है आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे, अभी अभी बताया गया था, सेम मटेरियल। जब दो वायर का मटेरियल सेम होता है तो उनकी रेजिस्टिविटी भी सेम होती है, इसीलिए रेजिस्टिविटी को R1 और R2 से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, क्योंकि वो क्या होगी, सेम होगी। क्लियर? तो आगे देखिए, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। जैसे कि R1 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, ठीक है। रो ऐसे ही रहेगा। L1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं, और A1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल A लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते, तो फिलहाल इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ देते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाओ, R2 देखो, जैसे हमें R1 का पता था ऐसे हमें R2 का नहीं पता, वो तो हमें निकालना है। ये लिखा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, R2 हमें फाइंड करना है। रो तो रो ही रहेगा, L2 की जगह क्या लिखेंगे, L/2। पूरे फोकस से देखो, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। और ये क्या है, A2 की जगह क्या लिखना है, 2A लिखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, ये 2 नीचे आ जाएगा, L के नीचे वाला 2 इस 2 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 4A, ठीक है। फिर से समझ लो, L के नीचे वाला जो 2 है ना, इस 2 में आके मल्टीप्लाई हो गया, 4A बन गया। अब इस 4 को हम सबसे आगे लिख देंगे इस तरह से, 1/4, ठीक। और बाकी 3 चीजें जो है उनको ऐसे लिख देंगे, रो L/A। क्लियर? और इधर हमारा क्या चल रहा है, R2। अगला स्टेप बड़े ध्यान से देखेगा, कोशिश करता हूँ इसी पेज पे खत्म हो जाए। तो हमारे पास R2 जो आया वो ये आया 1/4, ठीक। और ये जो रो L/A है, इसकी जगह देखो हम क्या लिख सकते हैं, रो L/A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ये हमने कहाँ से लिखा, इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। उसके बाद 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओम। तो इस तरीके से हमने इसी पेज पर इसको एडजस्ट कर दिया है। सवाल खत्म हो गया, आप समझ भी गए होंगे, लेकिन बेहतर समझ के लिए एक बार फिर से देखिए। जब भी YouTube लेक्चर देखते हो तो पूरे धैर्य के साथ बैठा करें, साइड में कॉपी, एक साइड में कॉपी, एक साइड में बुक जरूर होनी चाहिए, और पूरा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल 12.6 था एक वायर के बारे में। एक वायर है किसी दिए गए मटेरियल की, कुछ भी हो सकता है वो मटेरियल, उसकी लंबाई कितनी है, L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है, और रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। तो हमने एक वायर बना दी यहाँ पे, लंबाई L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, रेजिस्टेंस 4 ओम। फिर एक दूसरी वायर की बात हो रही थी, उसका हमें क्या निकालना था, रेजिस्टेंस निकालना था। दूसरी अनदर वायर, सेम मटेरियल। अब जैसे ही हमें पता चला ना सेम मटेरियल, तो हम एक चीज समझ गए कि जो इस वायर की रेजिस्टिविटी होगी वही दूसरी वायर की भी रेजिस्टिविटी होगी, यानी कि दोनों का जो रो है, रो वो क्या होगा, सेम होगा। जब वायर सेम मटेरियल की होती है तो उनकी रेजिस्टिविटी भी सेम होती है। लंबाई L2 है दूसरे वाली वायर की, और उसका एरिया जो है पहले वाली वायर का क्या है, डबल है। ये सब हमने लिख दिया, और हमें इसका क्या निकालना था, रेजिस्टेंस निकालना था। तो हमने अपने सवाल की शुरुआत की फार्मूला लगा के, R1 = रो L1/A1। दूसरी वायर के लिए लगाया R2 = रो L2/A2। उसके बाद R1 जो कि हमें 4 ओम दिया हुआ था यहाँ पे, उसको हमने पुट कर दिया, और रो ऐसी L1 की जगह लंबाई L लिख दी क्योंकि दे रखी थी, और A1 की जगह पे क्या लिख दिया, A, एरिया भी हमें दिया हुआ था। इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते थे, इक्वेशन 1 बनाकर हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया। फिर हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करना शुरू किया। दूसरी वायर की जो लंबाई थी L2, वो क्या थी, L/2, उसको रख दिया। उसका एरिया कितना था, 2A था, वो भी रख दिया। फिर ये 2 नीचे आके इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 4A बन गया। उसके बाद हमने क्या किया कि इस 4 को सबसे आगे ले आए, उसके ऊपर क्या ले लिया, 1। जब ऊपर कुछ नहीं होता ना तो 1 ले लेते हैं इस तरीके से। बाकी बचा रो L और A, वो पीछे लगा दिया। फिर हमने देखा कि रो L और A की वैल्यू बराबर से हमें कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है, तो इसकी जगह पे पूरे की 4 हमने रख दिया। 4 से 4 कट गया, R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओम। यानी कि दूसरे वाली जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें अच्छी तरह से। यहाँ पर वो फार्मूला भी काम कर रहा है जो हमने पढ़ा था कि
कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस उसकी लंबाई पर, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। तो हमने लंबाई को आधा कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया, तो देखिए रेजिस्टेंस जो है घटकर कितना रह गया, 1 ओम रह गया, जो कि पहले 4 ओम था। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था, आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चंस आ गए हैं। पहला सवाल है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये हमने पढ़ा था पीछे कि वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। देख लेते हैं एक बार। तो पेज नंबर 207 पर हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और नंबर 3 ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। यहाँ तक ठीक है। आगे ये भी लिखा है कि मेजरमेंट हैव शोन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपसे ये पूछा गया है कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, और मटीरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो 10वीं के सिलेबस में नहीं है, वो आपको आगे जाके पढ़ने के लिए मिलेगा। तो हम इस सवाल का आंसर लिख देते हैं। सवाल ये लिखा हुआ है सामने कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो पहले सवाल का आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर नहीं लिखा है क्योंकि टेम्परेचर आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दोबारा से समझ में आ गया होगा। हम ये भी जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनका मतलब क्या है कि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। फिर हमने इन दोनों से मिला के फॉर्मूला तैयार किया था, R इजिकल टू रो एल अपॉन है, जानते होंगे आप अच्छी तरह से, लेकिन हमें ये सब चीज़ें नहीं बतानी थी, केवल इतना बताना था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन कि विल द करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू द थिक वायर और अ थिन वायर। करंट जो है मोटे तार में से आसानी से फ्लो होगा या फिर वो पतले तार में से आसानी से फ्लो होगा। व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, सेम सोर्स से उस वायर को कनेक्ट किया गया है दोनों को। एक मोटा तार है, एक पतला तार है, तो करंट कौन से तार में इजीली फ्लो होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये 2 तार है, एक पतला तार और एक मोटा तार। तो करंट मोटे तार में आसानी से फ्लो होगा या पतले तार में, मोटे तार में से, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ पे देखिए साइड में, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस कम होने से करंट उसमें आसानी से जाता है। आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब तार मोटा हो जाता है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस कम होगा तो उसके अंदर करंट बहुत ही आसानी से फ्लो होगा। तो मोटे तार में करंट आसानी से फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बड़ी तेजी से पूरा आंसर लिख दिया है जो आपको समझाया था। एक बार फिर समझिए, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सिंस द थिक वायर हैज़ द लार्ज एरिया, थिक वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। और रेजिस्टेंस कम होते ही उसके अंदर करंट जो है वो आसानी से क्या होगा, फ्लो होगा। तो शायद आप ये भी समझ गए होंगे कि जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, जब एक शहर से करंट को दूसरे शहर तक भेजना पड़ता है तो उन तारों को मोटा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि मोटे तार होंगे तो करंट उनके अंदर ईजिली फ्लो होगा, क्योंकि तार मोटा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस कम होने से करंट उसमें आसानी से फ्लो होता है। तो उम्मीद है कि सवाल नंबर 2 आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, इसे भी हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद जवाब देंगे। देखते हैं क्या सवाल है। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। रेजिस्टेंस जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि वो बदलता नहीं है। While the potential difference across the two ends of its component decreases to half of its former value, former value मतलब पहले वाली वैल्यू का हाफ हो जाता है। कौन हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। आप ऐसे समझिए जैसे किसी वायर का पहले पोटेंशियल डिफरेंस V था, लेकिन अब वो
घटाकर क्या रह गया है, V/2 रह गया। इसे लेंथ मत समझ लेना, बात चल रही है पोटेंशियल डिफरेंस की। पहले किसी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस V था, लेकिन अब उसे घटाकर क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट, करंट में क्या बदलाव आएगा। और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि रिमेन कांस्टेंट, कौन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि करंट जो होता है ना वो रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस के कांस्टेंट रहने की वजह से रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। यहाँ भी रेजिस्टेंस R था, यहाँ भी रेजिस्टेंस R था, यानी कि इन दोनों वायर के अंदर जाने वाला करंट अब सीधे सीधे किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर। करंट जो होता है, I जो होता है, वो R पर भी डिपेंड करता है और V पर भी डिपेंड करता है, लेकिन R जो है वो बदल नहीं रहा है, क्योंकि R क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बदल कौन रहा है, V रहा है। इसका मतलब करंट जो है वो सीधा सीधा किस पर डिपेंड करेगा, V पर। और करंट V पर कैसे डिपेंड करता है, ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा था उसमें हमें ये बताया गया था कि V और I एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपने V को आधा कर दिया है तो I भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने V को डबल कर दिया तो I भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे सवाल में V का क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। पहले जो था फॉर्मर वैल्यू का हाफ कर दिया है, तो करंट जो फ्लो हो रहा होगा वो भी क्या रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। ठीक है, समझ गए। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस पर और पोटेंशियल डिफरेंस पर, दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस की कहानी तो हो गई खत्म, इस पर तो डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि सेम रहा ना रेजिस्टेंस। अब करंट डिपेंड किस पर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर। पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले था अब उसका क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। तो क्योंकि करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया होता तो करंट भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। फिलहाल इस सवाल में हम ये समझ गए हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दिया गया है तो जो करंट है, कहाँ गया, ये रहा, करंट भी क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है, वी नो दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दिया गया है तो करंट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा इन दिस केस, ठीक है। इस केस में करंट आधा रह जाएगा। मैं एक बार फिर समझाता हूँ इस सवाल को, एक बार फिर कोशिश करता हूँ समझाने की। किसी भी वायर के अंदर फ्लो होने वाला करंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पर और पोटेंशियल डिफरेंस पर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा, इसका मतलब रेजिस्टेंस की कहानी तो यहाँ पर हो गई खत्म। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पहले का क्या हो गया, आधा हो गया, तो करंट भी पहले का आधा रह जाएगा, क्योंकि करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस तरह से ये बदलता है उसी तरह से करंट भी बदलता है। एक और बात, करंट जो है ना वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस को अगर डबल करते तो करंट रह जाता आधा, यहाँ पे उल्टा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा होगा, ये आधा हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा। तो मैंने ये सवाल समझाने की आपको पूरी कोशिश की है, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारे सामने एक और आसान सवाल है और जिसका जवाब हम अच्छी तरह से जानते हैं पहले से ही, तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। Why are the coils of electric toasters, electric irons made up of an alloy rather than the pure metal? ठीक है, तो सवाल ये है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं या टोस्टर होते हैं उनकी जो कॉइल होती है वो एलॉय की क्यों बनाई जाती है, प्योर मेटल की क्यों नहीं बनाई जाती। तो प्योर मेटल तो ऐसे हो गए जैसे कॉपर हो गया और सिल्वर हो गया, सिल्वर को क्या बोलते हैं, एजी, और एल्युमिनियम हो गया ए। प्योर मेटल तो ये होती हैं, और एलॉय होती हैं जैसे कि ब्रास, पीतल, ब्रॉन्ज, ये सब एलॉय होती हैं, ठीक है। तो एक और एलॉय मैंने आपको बताई थी, नाइक्रोम। नाइक्रोम एक एलॉय होती है जो 4 मेटल्स के मिलने से बनती है। तो सवाल ये है कि जितनी भी हीटिंग डिवाइस होती हैं वो एलॉय की क्यों बनाई जाती हैं, प्योर मेटल की क्यों नहीं बनाई जाती। तो इसका जवाब ये था
क्या एलॉय जो होती हैं वो हाई टेम्परेचर पर इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होती, इजीली बर्न नहीं होती, जलती नहीं है कितना भी हाई टेम्परेचर हो जाए। लेकिन प्योर मेटल का अगर बनाएंगे तो वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगी और जल जाएगी। ठीक है, इसीलिए जितनी भी हीटिंग डिवाइस होती हैं वो सब किसकी बनाई जाती हैं, एलॉय की। एक बार अपनी बुक में भी देख लीजिए कहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपकी बुक में पेज नंबर 207 पर ये लिखा हुआ है, यहाँ से एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज बर्न रेडली एट हाई टेम्परेचर, फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। उम्मीद है कि समझ गए होंगे इस सवाल को अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन 4 का आंसर ये मैंने लिख दिया है, एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज, या फिर आप यहाँ बर्न भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडाइज होना बर्न होना दोनों एक ही चीज़ है। एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर एज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इसलिए वो हाई टेम्परेचर पर इजीली बर्न नहीं होती, ऑक्सीडाइज नहीं होती। दस दे आर यूज फॉर मेकिंग कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन ईटीसी, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया सवाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग। टेबल 12.2 का इस्तेमाल करके इनका आंसर देना है। पहला सवाल है, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज द बेटर कंडक्टर। आयरन और मरकरी में से बेटर कंडक्टर कौन सा है, तो टेबल देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। तो हमारी बुक के पेज नंबर 207 पर टेबल 12.2 दे रखी है, हमें इसमें आयरन को और मरकरी को ढूंढना है। तो आयरन ये रहा, इस पर मैं सर्कल बना देता हूँ, और मरकरी ये रहा उसके नीचे। ठीक है, हमें इनमें से देखना है कि अच्छा कंडक्टर कौन है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वही अच्छा कंडक्टर होगा, क्योंकि उसके अंदर करंट मोर इजीली फ्लो होगा, अभी अभी हमने पढ़ा भी था। तो आयरन की जो रेजिस्टिविटी है वो है 10 × 10⁻⁻8, और मरकरी की रेजिस्टिविटी है कितनी, सामने देखते हैं इसके, 94 × 10⁻⁻8। तो पावर तो दोनों की सेम है, खाली इसका फर्क है, आयरन की 10 और मरकरी की कितनी है, 94। तो दोनों में से किसकी जो रेजिस्टिविटी है आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है, किसकी ज़्यादा दिखाई दे रही है, मरकरी की, क्योंकि मरकरी की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है इसलिए इसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं होगा। करंट आसानी से फ्लो किस में होगा, आयरन में, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, कम है। तो इसलिए आयरन क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो हमारा सवाल ये था कि विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज द बेटर कंडक्टर, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, आयरन लिखेंगे, क्योंकि आयरन की रेजिस्टिविटी मरकरी की रेजिस्टिविटी से क्या है, कम है। ठीक है, तो मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, ए में आयरन। आप चाहें तो रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज लेस देन द रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी। सवाल अगर एक नंबर से ज़्यादा का आएगा तो ही रीजन लिखिएगा। और टेबल जो अभी दिखाई थी उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेबल एग्जाम में दी जाती है हमेशा। ठीक है। बी, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो बेस्ट तो वही होगा जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी। तो फिर से टेबल देखो, तो इस टेबल में नीचे तो इंसुलेटर है, इनकी रेजिस्टिविटी तो बड़ी हाई होती है, इनकी पावर भी पॉजिटिव में होती है। उसके ऊपर एलॉय हैं, एलॉय की भी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये कंडक्टर है, इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, और इनमें भी सबसे कम रेजिस्टिविटी सबसे ऊपर वाले की है, यानी कि सिल्वर की। सिल्वर की रेजिस्टिविटी है 1.6, इन सबसे कम है। आप देख लेना अच्छी तरीके से, वैसे दिख तो रहा ही होगा। तो क्योंकि सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है इसलिए सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होगा। तो आंसर में यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सिल्वर। ठीक है, आप रीजन में ये लिख सकते हैं, बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज लो, लोएस्ट, दैट्स वाई सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा, सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। अब कुछ बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं कि अगर सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है तो हम जो खंबे होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइनें, उन पर जो वायर लगाई जाती हैं वो एल्युमिनियम की क्यों लगाई जाती हैं, सिल्वर की क्यों नहीं लगाई जाती। मेरे ख्याल से तुम समझदार हो, तुम इसका आंसर जानते होंगे, क्योंकि सिल्वर एक बहुत ही कॉस्टली मेटल होती है, बहुत महंगी मेटल होती है, और एल्युमिनियम एक सस्ती मेटल होती है। ठीक है, अगर हमने खंभों पर सिल्वर के तार लगा दिए तो अगले दिन की सुबह एक भी तार हमें खंभों पर नहीं मिलेगा, क्योंकि चोर जो है ना उन तारों को उतार कर ले जाएंगे। सिल्वर छोड़ो, अगर तुमने कॉपर के तार भी खंभों पे लगा दिए तो वो भी चोरी हो जाएंगे, क्योंकि कॉपर भी बहुत महंगा होता है।
कॉपर हमारे घर में जो तार होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है और हमारे घर में अंडरग्राउंड वायरिंग होती है कॉपर की, ठीक है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उन पर सिल्वर के या कॉपर के बजाय किसके वायर लगाए जाते हैं, एल्युमिनियम के, क्योंकि ये एक सस्ती मेटल है, ठीक है, इसकी कोई चोरी नहीं करता। तो इस तरह से आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है और जितना पढ़ाया है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा इससे पहले कि अगला लेक्चर आए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।